साल था 1947। देश अभी आजाद ही हुआ था। बंबई के फेमस स्टूडियो में फिल्म जान पहचान के एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। माइक के सामने दो बिल्कुल नए और नर्वस सिंगर्स खड़े थे, लेकिन शीशे के उस पार रिकॉर्डिंग रूम में माहौल कुछ अलग था। जैसे ही दोनों ने गाना शुरू किया, मशहूर साउंड रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चैटर्जी ने म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश की तरफ देखा और बंगाली में कहा, इन दोनों की आवाज माइक पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, किसी दूसरे सिंगर को बुलाओ। पता है उस दिन जिन्हें खराब आवाज कहकर स्टूडियो से निकाला गया था वो कौन थे? किशोर कुमार और आशा भोसले। सुनकर अजीब लगता है ना? जिस आवाज को पहले ही झटके में अनफिट बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था, उसी आवाज ने अगले 8 दशकों तक लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया और एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। लेकिन अब 92 साल की उम्र में वो लेजेंडरी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रही। आपने श्रद्धांजलि वाले वीडियोस तो काफी देख लिए होंगे, लेकिन मैं आपको उस चकाचौंध के पीछे का वो सच बताऊंगी जो अक्सर छिपा रह जाता है। एक ऐसी अनकही कहानी जिसमें महज 16 साल की उम्र में की गई बगावत शामिल है। बात होगी उस दर्दनाक शादी की जिसने उन्हें गहरे जख्म दिए। हम जानेंगे कि अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को खोने का जो भयानक दुख उन्होंने झेला, उसने उन्हें तोड़ा क्यों नहीं? कैसे तमाम विवादों और आंसुओं को पीछे छोड़कर एक रिजेक्टेड लड़की सदी की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन गई। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। पहला पन्ना खुलता है उन दिनों से जब लता मंगेशकर का स्कूल में दाखिला हुआ था। घर में तंगहाली का वो आलम था कि सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाया जा सकता था, तो वो अपनी छोटी बहन आशा को चोरी छुपे स्कूल ले जाने लगी। मास्टर से छिपकर आशा को साथ बिठा लेती थी। स्कूल जाते हुए बस 2 ही दिन हुए थे कि मास्टर जी ने चोरी पकड़ ली। उन्होंने दोनों को क्लास से बाहर कर दिया और कहा कि एक फीस में एक ही बच्चा स्कूल आ सकता है। दोनों घर लौट गए। अगले दिन लता ने फैसला किया कि वो छोटी बहन को पढ़ाएंगी। उन्होंने पिता से बात कर स्कूल से अपना नाम कटवा दिया और अपनी जगह बहन का एडमिशन करवा दिया। लेकिन वो ज्यादा दिन स्कूल नहीं जा सकी। आशा सिर्फ 9 साल की ही थी जब उनके सर से पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का साया उठ गया। पिता के जाते ही मंगेशकर परिवार पर भयानक आर्थिक संकट टूटा और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया। उन हालातों ने बच्चियों से खेलने कूदने के दिन छीन लिए। परिवार को पालने की जिम्मेदारी बहुत जल्द ही छोटे कंधों पर आ गई। ऐसे में लता जी ने संघर्ष कर हिंदी सिनेमा में कदम रखा। मंगेशकर परिवार पहले पुणे और फिर मुंबई आकर बसा। यहां महज 10 साल की उम्र में आशा जी ने गाना शुरू कर दिया। उन्हें पहला ब्रेक 1943 में आई मराठी फिल्म माझा बल के एक गाने से मिला। दिन बीतते गए, पैसे कमाने की जद्दोजहद चलती रही। 15 साल की उम्र में आशा ताई को हिंदी फिल्म चुनरिया के गीत सावन आया गाने का मौका मिला। उस दौर में नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी सिंगर्स की इंडस्ट्री में पकड़ थी। लता जी भी धीरे धीरे पहचान बना रही थी, लेकिन कहानी में असली भूचाल आना भी बाकी था। जब आशा 16 साल की हुई, ये वो उम्र होती है जब इंसान को लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सही है। इसी उम्र में आशा जी ने बगावत कर दी। आशा भोसले को लगा था कि जिस प्यार के लिए उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा है वो उन्हें हमेशा खुश रखेगा, लेकिन उनकी ये सोच गलत साबित हुई। गणपत राव के परिवार ने इस शादी और आशा को कभी दिल से नहीं अपनाया। कुछ ही समय में पति का रवैया भी पूरी तरह बदल गया। वो चाहते थे कि आशा सिर्फ उनके इशारों पर काम करें, दिन रात स्टूडियो में गाएं और सारा पैसा लाकर उनके हाथ में रख दें। बात बात पर ताने, शक और मानसिक प्रताड़ना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। जिस रिश्ते के लिए आशा ने पूरी दुनिया से, खासकर अपने परिवार से लड़ाई लड़ी थी, वही उन्हें हर दिन खून के आंसू रुला रहा था। और फिर साल 1960 में वो दिन आया जब बचा खुचा सब कुछ बिखर गया। शादी के करीब 11 साल बाद गणपत राव ने आशा को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। उस वक्त आशा 2 बच्चों के साथ थी और तीसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मजबूरन उन्हें अपने मायके वापस लौटना पड़ा। पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर लता जी ने अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया। सर पर छत तो मिल गई,
लेकिन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने का असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। उस वक्त इंडस्ट्री पर 3 बड़े नामों का कब्जा था, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और गीता दत्त। फिल्मों की लीड हीरोइन के सारे सुपरहिट गाने इन्हीं तीनों के पास जाते थे। अब ऐसे में नई और संघर्ष कर रही आशा के हिस्से में वो गाने आते थे जिन्हें ये तीनों बड़ी सिंगर्स गाने से मना कर देती थी। मसलन बी ग्रेड फिल्मों के गाने, या वैम्प यानी खलनायिका पर फिल्माए जाने वाले गाने, या फिर क्लब के कैबरे डांस नंबर्स। इंडस्ट्री ने मान लिया था कि आशा कभी लीड हीरोइन की आवाज नहीं बन सकती। लेकिन कहते हैं ना कि सही टैलेंट को बस एक सही पारखी नजर की दरकार होती है। आशा जी के लिए वो पारखी नजर लेकर आए अपने दौर के सबसे अलग और बागी म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर। उस दौर में जहां बाकी संगीतकार आशा की आवाज को वेस्टर्न बताकर रिजेक्ट कर देते थे, ओपी नैयर ने उसी आवाज के जादू को पकड़ लिया। नैयर साहब ने वेस्टर्न मॉड्यूलेशन और आवाज की उस खनक को पहचाना जो उस वक्त बॉलीवुड में किसी और के पास नहीं थी। और फिर शुरू हुआ वो सफर जिसने बॉलीवुड म्यूजिक का इतिहास बदल दिया। साल 1957 में फिल्म आई नया दौर। इस फिल्म के गानों ने रातों रात तहलका मचा दिया। मांग के साथ तुम्हारा और उड़े जब जब जुल्फें तेरी ने आशा ताई से बी ग्रेड वाला ठप्पा हटा दिया। इसके तुरंत बाद 1958 में फिल्म हावड़ा ब्रिज का गाना आया, आइए मेहरबान, जिसने साबित कर दिया कि आशा अब किसी की परछाई नहीं है। वो इंडिपेंडेंट सुपरस्टार बन चुकी थी। यही वो दौर था जब मोहम्मद रफी के साथ उनकी ब्लॉकबस्टर जोड़ी बनी। आपको पता है, रफी साहब और आशा जी ने मिलकर 900 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। रफी साहब की मखमली आवाज और आशा जी की खनक, ये ऐसा फॉर्मूला बन गया था जो हर फिल्म को हिट कर रहा था। साथ ही ओपी नैयर और आशा भोसले की जोड़ी भी लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही थी। बताया जाता है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल पार्टनरशिप नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी आ चुके थे। लेकिन 70 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया। सफलता के शिखर पर बैठी सुपरहिट जोड़ी अचानक टूट गई। दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिया। सबसे अजीब बात यह कि दोनों में से किसी ने भी इस अलगाव का कोई कारण पब्लिक में नहीं बताया। ना कोई झगड़ा मीडिया में आया, ना ही किसी ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला। बस एक खामोशी छा गई। यह ब्रेकअप इतना अचानक था कि आज तक किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि स्टूडियो के उन बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हुआ था जिसने संगीत की इस बेहतरीन जोड़ी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इंडस्ट्री को लगा था कि ओपी नैयर के बिना आशा ताई की आवाज गुम हो जाएगी। लेकिन तभी बॉलीवुड में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसने भारतीय संगीत की डिक्शनरी ही बदल दी। वो थे आर.डी. बर्मन, जिन्हें प्यार से हम सब पंचम दा कहते हैं। पंचम दा अपने साथ संगीत का तूफान लेकर आए थे। वो जैज, कैबरे और वेस्टर्न स्टाइल का एकदम नया फ्लेवर बॉलीवुड में घोल रहे थे। इस नए फास्ट और मॉडर्न म्यूजिक के लिए उन्हें एक ऐसी आवाज की तलाश थी जो तेज बीट्स पर भी आसानी से ढल जाए और जिसमें एक अलग तरह की मस्ती हो। आशा भोसले उनके इस विजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इन दोनों ने मिलकर ऐसे ऐसे गाने बनाए जो आज भी फ्रेश लगते हैं। पंचम दा के लिए आशा जी ने करीब 500 से ज्यादा गाने गाए और कमाल की बात देखिए, जिन किशोर कुमार के साथ उन्हें पहले दिन स्टूडियो से खराब आवाज कहकर निकाल दिया गया था, उन्हीं किशोर दा के साथ आशा जी ने 600 से ज्यादा सुपरहिट ड्यूट्स दिए। पंचम दा और आशा जी का नया प्रयोग युवाओं को तो पागल कर रहा था, लेकिन उस वक्त के सिस्टम को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। इसका सबसे बड़ा और दिलचस्प किस्सा 1971 में आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से जुड़ा है। इस फिल्म में आशा जी ने एक गाना गाया, दम मारो दम, जो अपने बोल और म्यूजिक में इतना बोल्ड था कि ऑल इंडिया रेडियो ने इसे बैन कर दिया। सरकार और रेडियो को लगा कि ये गाना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और युवाओं को बिगाड़ रहा है। लेकिन जनता को भला कौन रोक सकता था। बैन होने के बावजूद गाना एक कल्ट हिट बन गया और आशा जी यूथ आइकॉन बन गई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बंद कमरों में माइक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बीच साथ काम करते करते आशा जी और पंचम दा कब एक दूसरे के करीब आ गए, ये शायद उन्हें भी पता नहीं चला। दोनों को एक दूसरे में अपना हमसफर नजर आने लगा, लेकिन यहां भी समाज के नियम आड़े आ रहे थे। पंचम दा आशा जी से 6 साल छोटे थे और 1971 में उनका अपनी पहली पत्नी रीटा से तलाक हो चुका था। उनकी शादी विवादों में थी। घरेलू झगड़े बढ़ने से वो घर छोड़कर होटल में रहने लगे थे। 9 साल बाद जब उन्होंने आशा जी से शादी करने का फैसला किया तो परिवार खिलाफ हो गया। उनकी मां ने साफ इनकार कर दिया।
वो इस रिश्ते से इतनी खफा थी कि उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक वो जिंदा है तब तक शादी नहीं हो सकती। कुछ सालों के बाद आर डी बर्मन की मां बेहद बीमार रहने लगी और उन्होंने किसी को भी पहचानना बंद कर दिया। इसके बाद 1980 में पंचम दा और आशा जी ने शादी कर ली। अपनी पहली शादी के गहरे जख्मों के बाद आशा जी को आखिरकार वो खुशहाल जिंदगी मिल ही गई जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। 80 का दशक आते आते आशा जी को लेकर इंडस्ट्री के कुछ क्रिटिक्स ने फिर से एक राय बना ली। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आशा तो सिर्फ कैबरे, पॉप या तेज बीट्स वाले गाने ही गा सकती हैं। उनके गले में क्लासिकल गाने वाला वो ठहराव और गंभीरता ही नहीं है। इस ताने का जवाब भी आशा जी ने बोलकर नहीं दिया। साल 1981 में फिल्म आई उमराव जान। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर खयाम साहब ने आशा जी से इस फिल्म की गजलें गवाई। खयाम साहब ने आवाज का स्केल थोड़ा नीचे करवाया और फिर जो जादू निकला उसने सबको हैरान कर दिया। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं और दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन जैसी गजलों ने सारे आलोचकों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिए। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ क्वीन ऑफ इंडी पॉप नहीं है बल्कि क्लासिकल सुरों की भी महारानी है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक सुखी परिवार, कामयाबी का शिखर और ऐसा जीवन साथी जो उनके टैलेंट को पूजता था, वैल्यू करता था। लेकिन शायद किस्मत को उनका इस तरह मुस्कुराना मंजूर नहीं था। 4 जनवरी 1994 को दिल का दौरा पड़ने से पंचम दा का निधन हो गया। 14 साल का खूबसूरत सफर खत्म हो गया। आशा भोसले अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर फिर बिल्कुल अकेली रह गई। वो इंसान जा चुका था जिसने उन्हें और उनके संगीत को सबसे गहराई से समझा था। इस हादसे से करीब 8 साल बाद 2002 में आशा जी ने दुबई में आशाज नाम से अपने रेस्टोरेंट की शुरुआत की। आशा जी मशहूर सिंगर के साथ साथ बेहतरीन कुक भी थी। उनका मानना था कि अगर वो गाने नहीं गाती तो शायद कुक बन जाती और घरों में खाना बनाकर पैसा कमाती। आशा भोसले के हाथों का बना खाना पूरी इंडस्ट्री में मशहूर था और कई दिग्गज हस्तियां उनके हाथों के स्वाद की दीवानी थी। आशा ताई के घर होने वाली दावतों में मेहमानों को अक्सर पाया करी, फिश करी, कढ़ाई गोश्त और दाल परोसी जाती। लेकिन जिंदगी की किताब में उनके हिस्से के दुख और संघर्ष अभी खत्म नहीं हुए थे। बाहर की दुनिया में हमेशा उनके और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर के रिश्ते को अलग ही चश्मे से देखा जाता था। मीडिया और म्यूजिक इंडस्ट्री में अक्सर ये अफवाह उड़ती थी कि दोनों बहनों के बीच जलन और गजब का कंपटीशन है। लोगों का कहना था कि दोनों हर हाल में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती हैं। लेकिन हकीकत इन बातों से कोसों दूर थी। ये सच है कि शुरुआत में शादी को लेकर दोनों के बीच कुछ सालों का मनमुटाव रहा, लेकिन वो सिर्फ हालात की वजह से था। आशा जी हमेशा कहती थी कि लता दीदी उनके लिए बड़ी बहन कम और मां ज्यादा है। आशा जी का स्वभाव हमेशा से बहुत बेबाक और एकदम मुंह फट रहा। जो बात उनके दिल में होती वो बिना डरे जबान पर आ जाती थी। उनकी इसी बेबाकी का बहुत मशहूर किस्सा म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के साथ जुड़ा है। 2006 में एक टीवी शो के दौरान हिमेश ने आर डी बर्मन की गायकी पर कमेंट करते हुए कह दिया था कि वो तो नाक से गाते थे। ये सुनते ही आशा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पंचम दा के बारे में ऐसा बोलेगा तो उसे थप्पड़ मारना चाहिए। बाद में इस विवाद पर हिमेश को माफी भी मांगनी पड़ी थी। इसके कुछ साल बाद अगस्त 2010 में एक और विवाद सामने आया। अपने दौर की मशहूर हीरोइन साधना के साथ उनका कानूनी झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा मुंबई के सांता क्रूज इलाके में मौजूद संगीता बंगले को लेकर था, जो आशा जी का था और साधना जी वहां किराए पर रहती थी। लेकिन वहां हो रहे कुछ कंस्ट्रक्शन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई और बात कोर्ट तक पहुंच गई। लेकिन ये कानूनी लड़ाई और विवाद उस दर्द के आगे कुछ नहीं थी जो नियति ने एक मां के तौर पर उनके लिए लिखे थे। 8 अक्टूबर 2012 को उनकी 56 साल की बेटी वर्षा भोसले ने मुंबई के अपने फ्लैट में खुद को गोली मार ली। वर्षा डिप्रेशन से जूझ रही थी। बेटी के जाने का सदमा अभी कम भी नहीं हुआ था कि ठीक 3 साल बाद एक और कहर टूटा। 28 सितंबर 2015 को उनके सबसे बड़े बेटे हेमंत भोसले का स्कॉटलैंड में कैंसर की वजह से निधन हो गया। बचपन के संघर्षों से लेकर जिंदगी की हर मुश्किल में अपनी मां का साथ देने वाले बड़े बेटे हेमंत हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। महज 3 साल के अंदर उन्होंने अपने 2 बच्चों को खो दिया। लेकिन इस दौरान आशा जी ने खुद को डिप्रेशन और खालीपन से बचाने के लिए अपनी कुकिंग के शौक को अपनी ढाल बनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि उन्होंने दुबई में आशाज नाम से अपना रेस्टोरेंट तो शुरू किया था, लेकिन इन पारिवारिक त्रासदियों के बाद वो पूरी तरह से कुकिंग पर फोकस करने लगी
और इसमें उनका साथ दिया उनके छोटे और इकलौते बच्चे बेटे आनंद भोसले ने, जिन्होंने इस बिजनेस को संभाला। आज दुबई के अलावा ब्रिटेन, कुवैत और बहरीन जैसे कई देशों में उनके रेस्तोरों की बेहद कामयाब चेन है। इन सभी तारीखों और घटनाओं ने साबित कर दिया कि आशा भोसले सिर्फ लेजेंडरी सिंगर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी फौलादी महिला थी जिन्होंने हर बार राख से उठकर एक नई कहानी लिखी। यही वो जज्बा था जिसने उन्हें संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा और चमकता हुआ सितारा बना दिया। उनके करियर के आंकड़े इतने विशाल हैं कि किसी भी आम इंसान के लिए उन तक पहुंचना तो दूर, उनके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली आर्टिस्ट का आधिकारिक खिताब दिया था। उन्होंने 20 अलग अलग भाषाओं में 12,000 से भी ज्यादा गाने गाए थे। लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद उनमें जो बड़प्पन था वो आज के दौर में शायद ही किसी सुपरस्टार में देखने को मिले। 1979 की बात है। आशा जी उस वक्त तक बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के 9 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीत चुकी थी। इंडस्ट्री में उनका कोई मुकाबला नहीं बचा था। लेकिन तभी उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने बॉलीवुड को हैरान कर दिया। उन्होंने फिल्मफेयर मैनेजमेंट से कहा कि अब आगे से अवार्ड्स के लिए उनको नॉमिनेट ना किया जाए। वो चाहती थी कि अब नई और युवा सिंगर्स को आगे बढ़ने का मौका मिले। संगीत को लेकर उनका जुनून ऐसा था कि उम्र उनके लिए वाकई में सिर्फ एक नंबर बनकर रह गई थी। जब लोग रिटायर होकर आराम से घर बैठ जाते हैं, उस उम्र में भी आशा ताई नए नए प्रयोग कर रही थी। 2006 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेट ली के साथ गाना गाया था और अभी हाल ही में उनका नया गाना रिलीज हुआ है। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया के मशहूर इंटरनेशनल बैंड गोरिल्लाज के साथ कोलैब किया। ये ग्लोबल प्रोजेक्ट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि संगीत आखिरी सांस तक उनके खून में दौड़ता रहा। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका मिला। पहली मुलाकात साल 2005 में उनके जन्मदिन पर हुई। फिर साल 2006 में गणेश उत्सव के दौरान वो मेरे साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर गईं। उसके बाद भी कई मुलाकातें हुई। 2020 में कोविड के दौरान अचानक उनका फोन आया और मुझे यकीन नहीं हुआ कि आशा ताई मुझे फोन कर रही हैं। मैंने फोन उठाया, उन्होंने मेरी तबीयत और हालचाल पूछे। कितनी गजब की बात है ना, इतने सारे लोगों में उन्हें मेरे हालचाल लेने की याद रही। मैंने आशा ताई के हाथ का बना पोहा खाया है, उनके साथ बैठकर गप्पे मारी हैं, उनसे अपना पसंदीदा गीत आगे भी जाने न तू सुना है, उनके साथ सिद्धिविनायक के दर्शन किए हैं। अब मेरे पास आशा ताई की बस यही यादें आजीवन रहेंगी। 92 साल की उम्र में वो भले ही हमें छोड़कर हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं, लेकिन एक बात तय है, उनकी आवाज और संगीत, इनकी तरह उनका संघर्ष और उनकी हिम्मत भी हमेशा अमर रहेंगे। अलविदा आशा ताई, आप सिर्फ एक आवाज नहीं थी, एक एहसास थी जो हमेशा हमारे दिलों में धड़कता रहेगा।